शहरयार 8 बरस बाद गांव वापस लौटा था। सबसे ज्यादा अम्मा निहाल थी। इकलौते शहरयार की जुदाई में अम्मा ने 8 बरस जैसे 8 सदियों की तरह गुजारे थे। शहरयार था भी शेर जवान। अपनी जवानी की कीमत उसने दयारे गैर से खूब वसूल कर ली थी। तीनों बहनों के सुहाग उसकी मेहनत और गरीबुल वतनी से बस चुके थे। मगर सबसे बड़ी कुर्बानी तो सकीना ने दी थी। सकीना ने 8 बरस तक लम्हा लम्हा अरूसी जोड़ा जेबितन करने का इंतजार किया। कमजोर लम्हों में सकीना का अपना वसी घर में जैसे दम घुट सा जाता था। वो उलझन में घर की छत पर चली जाती थी। छत के कमरे की खिड़की खोलकर वो घंटों नीचे लहलहाते खेतों को देखती। खेतों की ये वुसअतें उसे कुछ सुकून वदियत करती तो आंगन में उतर आती थी। सिर्फ माँ ही सकीना के दाखिली दबाव को महसूस कर सकती थी। मगर वो जानबूझकर भी सकीना को दिलासा न देती कि कहीं सकीना फूट फूट कर न रो दे। माँ भला कैसे बेटी के आंसू देख सकती थी। शहरयार के लौट आने के बाद तो सकीना किसी हिरन की तरह सारे आंगन में कलांचे भरती रहती। माँ सकीना की खुशी देखकर पल्लू का कोना होंठों में दबाकर मुस्कुरा देती, मगर कुछ कहती ना। माँ नहीं चाहती थी कि उसका दिल बेटी के दिल के साथ धड़के। शहरयार की माँ और बहनें जब नेटा शादी की तारीख तय करने के बाद सकीना के घर के आंगन से बाहर निकली तो सकीना माँ से गले मिलकर यूं फूट फूट कर रोई जैसे उसके अंदर मानसून का कोई सैलाब मौजूदन था। माँ भी आज दिल खोल के रोई। जब माँ ने रोते रोते हलकोरे हलकोरे भरने लगी तो उल्टा सकीना माँ की कमर पर थपकियों से दिलासा देने लगी, जैसे उसने नहीं, खुद माँ ने ब्याह कर आंगन छोड़ा हो, बाबुल का आंगन छोड़ा हो। सकीना की बेचैनी और भी बढ़ गई थी। किसी अनहोनी का सांप फन फैलाए उसके तखय्युल में जैसे बैठ चुका था। उसे लगता कि नहुसत का ये सांप उसे डस लेगा। सकीना ने इस उलझन में भी बार बारहा छत वाले कमरे की खिड़की खोलकर वसी खेतों का नज़ारा बनाकर रफा करने की कोशिश की। मगर इस बार भी वो खुद को उन्हीं खेतों की पगडंडियों पर शहरयार के साथ बेफिक्री के साथ टहलता देख सकती थी। जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे, सकीना की धड़कन तेज से तेज तर होने लगी थी। उस रात जब सब घर वाले सो गए तो उसे बारिश के कतरों में के जमीन पर गिरने की आवाज आई। उसे लगा बारिश के ये कतरे उसके दिल को ठंडक देंगे। उस वक्त उसके फोन पर टेक्स्ट मैसेज की रोशनी चमकी। बारिश, आहा हा, छुप छुप पर छत पर चली जाऊं, देर तक बातें करेंगे, फिर तो तुमने बोलना होगा और मैंने सुनना। हा हा हा। सकीना के चेहरे पे एक मुस्कुराहट फैली और दबे कदमों छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। ममटी के दरवाजे की कुंडी खोलने की बजाय वो मुंडेर की छत पर कूद गई कि किसी को पता न चले कि छत पे कोई गया है। शहरयार से बात करके उसने फोन ऑफ करके चार्ज पर लगा दिया और यूं ही थोड़ी देर चारपाई पे लेट गई। अगले ही लम्हे वो ख्वाब की हसीन वादियों में खो उतर गई थी। रात के पिछले पहर बरसाती नाले का पानी गांव में फैल गया। पानी की सतह रफ्ता रफ्ता ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। गांव के सब लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांव से निकलने लगे थे। घर वाले सब परेशान थे कि सकीना कहाँ चली गई। छत की के दरवाजे पर लगी कुंडी की वजह से किसी ने सोचा भी नहीं कि सकीना ऊपर वाले कमरे में है। वक्त कम था, सकीना को तलाश किया जाता। सकीना जब जागी तो खिड़की में उसे सारे खेत पानी में डूबे दिखाई दिए। कमरे से निकलकर उसने देखा कि सब कुछ सैलाब के पानी में डूब चुका था। उसने फौरन फोन ऑन किया और शहरयार का नंबर मिलाया। सकीना की आवाज़ को शहरयार सकीना की आवाज़ सुनकर शहरयार को जैसे नई जिंदगी की नवीद मिल गई थी। न जाने उसके दिल में कैसे कैसे वसवसे जन्म ले चुके थे। शहरयार रेस्क्यू की कश्ती में सवार होकर सकीना के घर की जानिब चल पड़ा। सारा गांव पानी में डूबा हुआ था। सकीना के घर की मुंडेर और पानी की टंकी दूर से दिखाई दे रही थी। खुद सकीना पानी की टंकी पर पनाह लिए हाथ हिला हिलाकर शहरयार को मुतवज्जो कर रही थी। शहरयार को सकीना की पानी की टंकी से
شہریار نے سکینہ کو پانی کی ٹنکی سے اتار کر منڈیر سے کشتی میں بیٹھنے کے لیے پانی میں اترنا پڑا تھا۔ شہریار نے دیکھا کہ سیلاب کے پانی میں ایک سانپ تیرتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شاید وہ سانپ بھی سیلاب کے پانی میں بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ شہریار کی کوشش تھی کہ وہ سکینہ کو جلد کشتی میں سوار کر دے گا، لیکن سانپ کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ کشتی پر چڑھنے کے بعد سکینہ کے منہ سے سفید جھاگ سا برآمد ہونے لگا۔ شہریار کی چیخ کشتی سے ابھر کر حد نظر سیلاب کے پانی میں پھیل کر اسی پانی میں غرقاب ہو گئی تھی۔ اس مضافاتی قصبے کے سارے لفظوں کو گوانتا موبے کی طرز کی عقوبت خانے میں مقید کر دیا گیا تھا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر ان لفظوں کو اذیت سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ روز ان کی ساخت اور ان کی تشکیل پر سوالوں کا غلیظ کیچڑ لیپ کر ان لفظوں کے وجود کو متعفن کر دیا جاتا تھا۔ صدیوں بعد کہیں صرف جفت لفظوں کو خلاصی مل سکی تھی۔ جن تاک لفظوں نے خود کو جفت ظاہر کرنے کی بھونڈی کوشش کی، انہیں بھی باہر کی ہوا میسر آ گئی تھی، حالانکہ وہ لفظ نہ ہی صوت اور نہ ہی وزن میں کسی طور بھی جفت دکھائی دیتے تھے۔ اس مراجعت میں لفظ جو کبھی اظہار کے رستے میں بھٹک کر آتے بھی تو لہو لہانی آتے تھے۔ عقوبت خانے کی گھٹن اور حبس نے ان لفظوں کو یوں ششدر کر رکھا تھا کہ ان کے حلقوم کسی کھوسٹ چپل کے چمڑے کی مانند نمی اور میکانزم سے عاری ہو چکے تھے۔ صدا کی فریکوینسی اتنی دھیمی کہ آواز خود لفظ کی سماعتوں سے ٹکرا کر لجا کی گپا میں کہیں پناہ گزین ہو جاتی تھی۔ گھائل لفظوں کی قطعیت کو لکنت کی دھیمک یوں چمٹ چکی تھی کہ چاہتے ہوئے بھی بیان ایڈز کی خجالت کو دامن میں سمیٹ لیتا تھا۔ رایانیت اور معنی سے ماوریت لفظوں کو یوں بھی بھاری برکم کر دیا تھا کہ جیسے روئی بہت سا پانی چوس کر بے دست و پا ہو جائے۔ لفظ اظہار سے عاری ہو کر بھی اپنے وجود کو تلاش کرنے کی حجت میں بے چہرگی کے آخری مرحلے میں پہنچ کر بھی امید نہیں چھوڑ رہے تھے کہ کہیں کوئی خال، کوئی خط خود کو آشکارا کر دے اور ایک نئی یافت ممکن ہو سکے۔ مگر ان جفت لفظوں کو گوانتا موبے جیسے عقوبت خانے میں قیام کا احساس ہی نہ ہوا کہ وہ تو خود کو بھانج پن کا عارضہ لگا چکے ہیں۔ نیا لفظ اب جنم کیوں کر لے؟ تاک لفظوں کی بھی عقوبت خانے سے کوئی خیر خبر نہیں آ رہی۔